नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद जी से। एबीपी लाइव में आपका स्वागत है आचार्य जी। थैंक यू प्रेम। तो शुरुआत हम प्रियंका गांधी जी से करते हैं कि आप सब लोग राहुल गांधी की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए वकालत करता है, आप प्रियंका गांधी जी के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी जी में वो सब गुण विद्यमान हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए होने चाहिए। एक आध गुण बताएंगे क्या आप? देखिए, देश का प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार वो होना चाहिए जो लोकप्रिय व्यक्ति हो, जिसकी स्वीकार्यता हो, जिसकी विश्वसनीयता हो। तो मुझे लगता है कि इस देश में पूरे विपक्ष में प्रियंका गांधी जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता मुझे नहीं लगता कि कोई है। उनकी स्वीकार्यता भी है। तो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों दृष्टिकोण से मुझे प्रियंका गांधी उचित लगती हैं। और मुझे नहीं है, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं देश में। मैं जब जाता हूँ, विचरण करने जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, संत समागमों में संतों से मिलता हूँ। संत महात्माओं का भी विचार है कि कुछ का विचार है कि साहब प्रियंका जी में हम इंदिरा गांधी को देखते हैं। प्रियंका गांधी की चाल ढाल, उनका व्यवहार, बोलचाल, भाषा में, उनकी वाणी में इंदिरा जी जैसी झलक लगती है, नज़र आती है। किसी का विचार है साहब वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करती हैं। किसी का विचार है साहब वो बेटियों की लड़ाई लड़ती हैं। किसी को उनमें बहन नज़र आती है, किसी को उनमें एक माँ नज़र आती है, किसी को उनमें बेटी नज़र आती है। तो कुल मिलाकर के उनकी जो लोकप्रियता है और उनकी जो स्वीकार्यता है, इससे मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर अगर उस पद का कोई उम्मीदवार है और बनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सशक्त नेता हैं, बहुत ताकतवर नेता हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी जन साधारण के हृदय को छू जाते हैं उनकी बातें, और वो जनता के मन की बात के लिए ही सब कुछ करते हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी के नेता हैं, हमारे विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो जो भी करते हैं, उनका जो पहला और अंतिम लक्ष्य या ध्येय मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि देश की जनता के मन तक कैसे पहुँचे। मतलब नब्ज को समझते हैं वो, देश की जनता की नब्ज को समझते हैं, देश की जनता की जो भावनाएं हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको कैसे टच करें, उनको स्पर्श करें। तो नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त और ताकतवर लोकप्रिय नेता के सामने अगर हम कोई प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार ऐसा दे देते हैं जो जिसकी लोकप्रियता में कमी हो, जिसकी स्वीकार्यता में कमी हो, जो जनता की भावनाओं तक ना पहुंच पाए, तो फिर तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए विधानसभा चुनाव में ठीक 1 साल पहले ऐतिहासिक हार हुई, उसके बावजूद आप उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बता रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ मेरा एकदम आपसे मत जो है वो भिन्न है। मेरा मत भिन्न है। प्रभारी को वोट नहीं पड़ता कहीं भी। उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी, लेकिन रणनीति तो होती है, प्रभारी रणनीति तो बनाता है। ये जो प्रभारी होने का विषय है, ये सिर्फ मैनेजमेंट का विषय है। इसको आप मैनेजमेंट, ये वोट नहीं है, तो ये बूथ के मैनेजमेंट तक। तो क्या आप मानते हैं कि मैनेजमेंट के तौर पर प्रियंका गांधी फेल है? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रियंका गांधी का क्या भूमिका थी? उन्होंने जो चुनाव का प्रबंधन किया वो अच्छा किया। चुनाव में 2 चीजें हैं, नतीजे तो नहीं आ पाए। नहीं, एक है वोट, एक है बूथ। आप बूथ का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं प्रभारी। बूथ पे आप एक बूथ पे 5-5 लोग, 10-10 लोग बैठा सकते हैं, लेकिन वोट कहाँ से पैदा करेंगे? वोट तो फेस पैदा करता है, नेता पैदा करता है। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की लीडर के रूप में, कांग्रेस के फेस के रूप में यूपी में नहीं थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फेस थे समाजवादी पार्टी का, योगी आदित्यनाथ फेस थे बीजेपी का, मायावती जी बसपा का। उत्तर प्रदेश में हमारा फेस तो अजय कुमार लल्लू थे। तो क्या आपको लगता है कि फेस के तौर पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फेल हो गई है? मतलब कोई चेहरा नहीं है जो एक उभर के आप पाए?
हाँ, ये मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि स्टेट की जो लीडरशिप है उसमें नेतृत्व का अभाव है, तो आप जब चेहरे का अभाव है। चेहरे का अभाव है, और 80 सीटों 81 सीटों वाला उत्तर प्रदेश में अगर आप एक सीट नहीं पाएंगे तो प्रियंका गांधी को कैसे पीएम बना पाएंगे? नहीं, प्रियंका गांधी का उसमें रोल ही नहीं है, प्रियंका गांधी जी का कोई रोल नहीं है उसमें। प्रियंका गांधी को अगर एक सीट नहीं जीत पाएंगे आप तो मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। पीएम फेस कैसे होंगे? मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। उसका कारण है, उसका एक लॉजिक है कि अगर प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री का फेस होती, नहीं, और मेरी ठीक है, बात पूरी करने दीजिएगा, अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फेस होती, घोषित फेस होती, तो सीट नहीं आती, तो मैं उनका फेलियर मानता। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अमित शाह प्रभारी थे, लेकिन वोट तो मोदी को पड़ा। फेस तो प्रधानमंत्री के पद के मोदी थे, 14 में भी 19 में भी। तो प्रभारी का काम होता है, लेकिन मैनेजमेंट का प्रभारी के लिए कभी वोट नहीं पड़ता। माफ करना, अगर प्रभारी के लिए वोट पड़ता तो जो जिस राज्य का प्रभारी होता, एक सेकंड, जो जिस राज्य का प्रभारी होता तो फिर उसका मुख्यमंत्री वही बना करता। लेकिन मैनेजमेंट तो होता है ना, मैनेजमेंट तो होता है। पॉलिटिक्स में मैनेजमेंट तब एक सर्टेन थोड़ा सा रोल है उसका, लेकिन वो 0 से और 30% और 25% वोट पड़ जाएगा प्रभारी के। आप याद कीजिए 2014 उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे अमित शाह जी, और प्रदेश में सरकार थी सपा की, लेकिन कैसे उन्होंने बेहतर मैनेजमेंट किया कि कोई मैनेजमेंट नहीं था, मोदी के नाम पे वोट पड़ा। मैं इसमें अमित शाह को थोड़ा सा, अमित शाह की जगह अगर कोई और प्रभारी होता तो भी वोट पड़ता। ओम माथुर प्रभारी थे तो भी वोट पड़ा। जब प्रभारी एक बार उत्तर प्रदेश में गुलाम नबी आज़ाद थे, वोट पड़ता था गांधी फैमिली के नाम पे, तो कहाँ गुलाम नबी आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाते थे? नरेंद्र तिवारी बनते थे, वीर बहादुर सिंह बनते थे, है ना, हिम्मती रंजन बहुगुणा बने थे, गोविंद वल्लभ पंत बने थे। ऐसे राजस्थान में जो प्रभारी थे, जब सरकार बनी, वोट तो पड़ा राजस्थान में सचिन पायलट के नाम पे, क्योंकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और प्रभारी कौन थे उस समय? मेरे ख्याल से अविनाश पांडे जी। तो क्या आप अविनाश पांडे जी को कहेंगे? तो फिर तो अविनाश पांडे जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। लेकिन सवाल एक आप ये कि अगली बार 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आप क्या अनुमान कर रहे हैं कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है? नहीं, इसी सवाल है। कांग्रेस पार्टी, अभी पहले कांग्रेस पार्टी को ये फैसला लेना होगा कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कौन होगा, पहली बात। दूसरा, संयुक्त विपक्ष को ये फैसला लेना होगा कि मोदी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको खड़ा किया जाए, जिसको लाया जाए, और जो देश की जनता को स्वीकार हो। देश की जनता में अगर कोई चेहरा एक्सेप्ट ही नहीं है, देश की जनता के अंदर उसके दिलों को छू ही नहीं रहा है, तो फिर आप प्रधानमंत्री कैसे मोदी को टक्कर दे सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री के तो विपक्ष में कई दावेदार हैं, केजरीवाल जी हैं, नीतीश जी हैं, ममता दीदी हैं, तो आपको लगता है कि इसमें से कोई ताकतवर? देखिए, रीजनल पार्टी जो हैं वो मोदी को नहीं रोक सकती। रीजनल पार्टी का कोई नेता बीजेपी को देश की सत्ता से बाहर नहीं कर सकता। तो देश का जब चुनाव होता है, जब राज्य का चुनाव होता है, तो राज्य की जनता की जो भावना होती हैं, जो उनका सोच होता है, दूसरा होता है। और जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, देश का सवाल होता है। तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई रीजनल पार्टी या रीजनल पार्टी के नेता को अगर आप आगे करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, और इससे शिकस्त होगी। नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रयास आपको लगता है कि सफल हो पाएगा, या उनका प्रयास सही दिशा में जा रहा है? नीतीश जी अच्छे नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका रोल रहा है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है। उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान ये है कि वो कई बार नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे हैं, कई बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रहे हैं, कई बार लालू जी के खिलाफ रहे हैं, कई बार लालू जी को फिर समर्थन। तो नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बनाने के लिए प्रत्येक पार्टी चाहती है कि उनके नेता को उम्मीदवार बनाया जाए। नीतीश जी की पार्टी भी चाहेगी कि साहब नीतीश जी को उम्मीदवार बनाया जाए, समाजवादी पार्टी चाहेगी अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया जाए, और टीएमसी चाहेगी ममता जी को बनाया जाए, और केसीआर को बनाना चाहेगी जो वहाँ की पार्टी है, मुझे नहीं पता क्या नाम है उस पार्टी का। रीजनल पार्टियाँ अपने नेताओं को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, और इसमें कोई लोकतंत्र में उनका अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री पार्टियाँ नहीं बनाती, देश की जनता बनाती है।
तो देश की जनता को जो चेहरा अच्छा लगता है या जो नेता अच्छा लगता है उसको वोट देती है। तो ये जो आप नीतीश कुमार जी की बात कह रहे हैं, इसमें उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं नहीं कहता कि वो छोटे नेता हैं, लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर लोगों को डाउट है, यकीन नहीं है। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई हमारा प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान है, तो क्या तो नरेंद्र मोदी को शिकस्त कैसे दे सकते वॉक हैं? ओवर हो जाएगा? 100%। हाँ, 100%। देश की जनता वोट नहीं देगी। तो एक तरह से ये कैंपेन बेवजह चला रहे हैं। नहीं, ये विपक्ष की मूर्खता है, ये विपक्ष की बेवकूफ़ियाँ हैं। विपक्ष के नेताओं को समझ में आना चाहिए नरेंद्र मोदी एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं और लोकप्रिय नेता हैं। उनके सामने प्रियंका गांधी के अलावा मुझे तो कोई नेता नजर नहीं आता जो उनकी लोकप्रियता के बराबर कहीं मुकाबला। तो आप राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कांग्रेस के सारे नेता राहुल गांधी के लिए बात करते हैं, और आप प्रियंका गांधी की एक अलग दिशा में आप बात करते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। राहुल गांधी जी 2019 में हमारे कांग्रेस के फेस थे 2019 में। उसके बाद राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा है कि भाई वो किसी पद के उम्मीदवार बनेंगे, वो किसी पद की लालसा रखते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी एक तपस्वी की भूमिका में है इस समय, और उन्हें पदों का लालच नहीं है। लेकिन ये बात, अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते तो कांग्रेस की अध्यक्षता भी स्वीकार कर लेते। जब वो कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तैयार नहीं हुए तो देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या तैयार होंगे? राहुल गांधी एक विशाल और विराट हृदय व्यक्ति है, इसलिए राहुल गांधी जी पर जो हमले हो रहे हैं, राहुल गांधी जी जो कानूनी दाव पेंच में फंसे हुए हैं, उनकी लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई है, उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, तो एक कानूनी भी विषय है ना। तो राहुल गांधी जी, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को संयुक्त रूप से प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। ये मैं चाहता हूं, ऐसा नहीं है, ये देश की जनता भी चाहती है, देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन ये फैसला लेना कांग्रेस लीडरशिप का और संयुक्त विपक्ष का काम है। लेकिन क्या यह संभव है जो आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए? ये पॉसिबल है? ये कहीं 1% दिख रहा है आपको? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और कुछ भी संभव नहीं होता। प्रियंका गांधी के लिए अकेले प्रमोद कृष्णन ही क्यों पैरवी करते हैं और कोई क्यों नहीं? क्या सलाहकार हैं इसलिए या कोई और? नहीं, सवाल ये नहीं है। मैं कभी कभी सच बोलने की हिम्मत करता हूँ, बाकी लोग डरते हैं। तो एक बार आप उदयपुर में ऐसा बोले थे तो चर्चा थी कि आपको फटकार लगी है, क्या सच था क्या है? ये सब बेकार की वाहियात और बकवास बात है, ये सब गॉसिप है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये अशोक गहलोत जी की चलाई हुई बातें हैं। अशोक गहलोत जी से आप इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रेम करने लायक है। आप लगातार उन पे हमलावर होते हैं। मैं कोई हमला नहीं करता। वो ट्वीट कर देते हैं खेला हो गए। ये तो कोई हमला नहीं है। ये तो खेल है। मतलब एक अपनी ही सरकार, जो कांग्रेस के आप नेता हैं, और कहते हैं कि आप उनको हटा के और बना दिए, जबकि वो अच्छी सरकार चला रहे हैं। वो 2030 की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप किसी और को बना दीजिए। नहीं, क्योंकि वो विषय नहीं है। अशोक जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं, लेकिन एक दौर होता है हर नेता का, वो दौर उनका जा चुका। लेकिन अब पायलट का दौर है। अब देखिए, लेकिन आपकी बात को तो कांग्रेस लीडरशिप तैयार ही नहीं मानने के लिए। कांग्रेस पार्टी का फैसला, ये मैं जबरदस्ती कांग्रेस के सर में लाठी थोड़ी मारूंगा। मैं अपनी राय तो रख सकता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई। 2018 में जब चुनाव हुआ तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बने। पार्टी हाईकमान का फैसला था। तो पार्टी हाईकमान के फैसले को देखते हुए अशोक जी को भी पार्टी हाईकमान का फैसला मानना चाहिए था जब नेतृत्व परिवर्तन की बात आई। मगर चलिए, अब मैं उस विषय में नहीं जाता। राजस्थान की जनता अब ये चाहती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो, क्योंकि राजस्थान की जनता के दिल में जो प्यार सचिन के लिए है, पायलट के लिए है, तो मुझे लगता है कि वो उनका हक है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अशोक गहलोत जी को आप बर्खास्त कर दो, ना। मैं ये कहता हूँ कि अशोक गहलोत जी एक पिता की भूमिका में है, और पिता अपने पुत्र को सत्ता देता है, रास्ता उसका प्रशस्त करता है। सचिन पायलट का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, और सचिन पायलट के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं, युवाओं का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि सेकंड लाइन लीडरशिप अगर नहीं आएगी तो पार्टी तो मुर्दा हो जाएगी।
हम जो पानी में रवानगी नहीं होती, जब पानी बहता, दरिया बहता है, जब बहता है जभी तक वो दरिया है, अगर वो बहना छोड़ देगा तो उसमें वो उसड़ जाएगा, पानी बासी हो जाएगा। तो जो चेहरे बासी हो चुके हैं अब उन्हें मार्ग छोड़ देना चाहिए। तो मैंने अशोक गहलोत के लिए आप बासी चेहरा कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, हो चुके हैं। नहीं, अशोक गहलोत तो कह रहे हैं 2030 तक के लिए बना रहे हैं। वो 2035 तक के लिए बनाए, इसमें उनका विशेषाधिकार है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। मैं तो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति कर अब रहा तो हूँ। 6 महीने बचे हैं चुनाव में, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कोई कड़ा फैसला ले पाएगी? ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता बताएंगे, मैं तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हूँ नहीं। जो सितंबर में घटना हुई उसके बाद भी इसका जवाब तो खड़गे जी दे पाएंगे, अजय माकन जी दे पाएंगे। खड़गे जी तो गए थे उस वहां पे जो सितंबर की घटना हुई थी। अब खड़गे जी बता पाएंगे कि अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस लीडरशिप का अपमान किया है, नहीं किया। सोनिया गांधी उस समय अध्यक्ष थी, खड़गे जी और ऑब्जर्वर बन के गए थे, अजय माकन जी प्रभारी थे। तो जो अपमान कांग्रेस नेतृत्व का अशोक गहलोत जी के द्वारा हुआ, इतना अपमान तो पंडित नेहरू से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया, किसी दौर में नहीं हुआ। लेकिन ये बात, कांग्रेस नेतृत्व का इतना अपमान तो किसी दौर में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अशोक जी मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमारे। तो क्या आपके अनुसार कांग्रेस आला कमान बिल्कुल खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, लेकिन हाँ, अशोक गहलोत जी ने जो व्यवहार किया और उस व्यवहार करने के बाद अशोक जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान अब दिल्ली नहीं रहता है, कांग्रेस हाईकमान अब जयपुर हो गया है। मतलब आपको लगता है कि मुहर लगा दिया कैप्टन साहब जिस तरह से हटाए गए, उसके बाद कांग्रेस आला कमान खत्म? नहीं, कैप्टन साहब हटाए गए, वो फैसला पंजाब में लिया गया पंजाब के हालात को देखते हुए। लेकिन जो फैसला राजस्थान में लेना चाहिए था वो पंजाब में लिया गया, और जो पंजाब में लिया गया वो गलत हुआ, और जो फैसला राजस्थान के लिए हो रहा है ये गलत हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि वो पंजाब से डर के ऐसा किया हो, नेतृत्व को फैसला नहीं ले पा रही, नेतृत्व को पार्टी के हित में फैसला लेना चाहिए। पार्टी का जो लीडर होता है, लीडर को फैसला पार्टी के हित में लेना चाहिए, ना किसी से डरना चाहिए, ना किसी से मोह करना चाहिए। आपने 1 साल पहले सचिन पायलट को आपने मुख्यमंत्री भव का आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद तो काम नहीं आया। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था कब तक बनेंगे, मैंने कहा था बनेंगे। कब बनेंगे? अब ये तो भगवान की इच्छा और राजस्थान की जनता का जो प्यार है वो फलित होगा तो बन जाएंगे। अभी सचिन पायलट धरना पर बैठे थे, उसको पार्टी विरोधी गतिविधियां कही गई, इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिए, ये मांग करना पार्टी विरोधी नहीं हो सकता। ये पार्टी विरोधी कैसे हो सकता है? प्रदेश बीजेपी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ, अब मुझे बताइएगा, राहुल गांधी जी पूरे देश में अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या हम राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ लड़ाई ना लड़ें? तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि जो वसुंधरा राजे की सरकार में, बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कराओ। तो अगर हमारी सरकार जांच नहीं कराती है तो फिर तो माना जाएगा ना कि बीजेपी से हम लोग मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है, ये सवाल उठेगा। यही बात सचिन पायलट कह रहे हैं, किस मुंह से जाएंगे हम भाई? 23 में जब हम चुनाव में जाएंगे, जनता के सामने कहेंगे साहब 18 में हम कहते थे साहब बीजेपी सरकार भ्रष्ट है, ओके, तो बीजेपी की सरकार भ्रष्ट है, इसकी हम जांच कराएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। 5 साल हो गए हम जांच नहीं करा रहे, तो ये पार्टी विरोधी कैसे हो गया? नहीं, तो सरकार तो भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करती, भ्रष्टाचार पे कहती कि एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, इतने कार्रवाई राजस्थान में हुए कहीं नहीं हुए। दूसरी बात, सरकार जो रिपीट करने की बात हुई स्कीम्स के जरिए हो रही है, गहलोत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स। ये जो पेचीदगियां हैं, ये जो टेक्निकल बातें हैं, लीगल बातें हैं, ये तो आप सचिन पायलट जी से पूछिए। मैं तो एक जनता का परसेप्शन बता रहा हूँ कि भाजपा के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच की मांग करना पार्टी विरोधी काम नहीं है, बात खत्म हो गई। वहाँ के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा हैं, रंधावा लगातार पायलट पे हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि 2020 के पहले भी घटनाएं हुई थी, उसकी बात अभी कल ही बयान दी, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि सुलह हो पाएगा? देखिए, रंधावा जी एक पहलवान टाइप आदमी हैं और रंधावा जी जो है वो क्या करेंगे, क्या वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रंधावा जी के हाथ में, या रंधावा जी के राजस्थान का जो विषय है उसको सुलझाना रंधावा जी के बस की बात नहीं है। अगर ये विषय सुलझाना है, ये विवाद सुलझाना है,
ये लड़ाई है सत्य और असत्य की, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की, ये लड़ाई है हक की। ये लड़ाई को अगर सुलझाना चाहती है कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राहुल जी, प्रियंका जी को, सबको बैठ करके अशोक जी को बुलाना चाहिए, पायलट साहब को बुलाना चाहिए और ये लड़ाई दिल्ली में पंचायत होनी चाहिए इसकी। अगर ये नहीं हुई तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्षति होगी, बहुत बड़ी क्षति होगी। क्या जब अगर पायलट को बिल्कुल लगेगा कि निराश हो गए और कुछ भी हमारे लिए यहाँ बचा नहीं, तो क्या कभी ऐसा है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं, अलग कोई दल बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता पायलट निराश होने वाले व्यक्ति हैं। मुझे लगता है सचिन पायलट एक योद्धा है और महायोद्धा की तरह काम करेगा। लेकिन समर्थक तो निराश होते हैं ना, अगर उनके समर्थक, अगर उनका देखिए, योद्धा कभी निराश नहीं होता। पहाड़ खोद करके नदियां निकालते हैं योद्धा, बंजर भूमि में फूल खिलाने का सपना देखते हैं योद्धा। राजस्थान को जब सचिन पायलट को सौंपा गया था, कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, आदरणीय राहुल जी ने जब कमान सौंपी तो 2013 में जब सरकार थी हमारी, तो हमें तो 20 एमएलए मिले थे, 20-21 एमएलए। 20-21 एमएलए से 100 एमएलए तक ले जाने का काम सचिन पायलट ने 5 साल में किया। तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति निराश होने वाला व्यक्ति नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी कभी इंसान को लगता है कि जब उसके हक में फैसले नहीं हो रहे हैं, एक साजिश हो रही है, तो थोड़ा सा कष्ट होता है, तकलीफ होती है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत तो कहते हैं कि जो 2013 के पहले में स्कीम्स लागू किए थे, वो स्कीम्स के कारण ही सरकार बनी, क्योंकि जनता ये महसूस करने लगी कि मोदी और बीजेपी ने झूठ बोल के 2013 में सरकार बनाई और उस स्कीम्स के जरिए मेरी 2018 में वापसी हुई। इसमें सचिन की कोई भूमिका नहीं थी। देखिए, सचिन पायलट क्या कहते हैं और अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं, मैं उन दोनों की बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा, मैंने वो बातें कही हैं। मुझे लगता है कि 2013 में जब चुनाव हारे तो अशोक जी मुख्यमंत्री थे, तो कितना बड़ा प्रचंड बहुमत था जब अशोक जी चीफ मिनिस्टर थे। और कहाँ 20 अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2013, तो सीटें आई 20-21। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो सीट हमारी सरकार बनी। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कौन क्या कह रहा, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। जो इतिहास लिखा हुआ है उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन गहलोत गुट की ओर से एक तर्क दिया जाता है कि सचिन पायलट 2014 में प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 में प्रदेश अध्यक्ष थे और लोकसभा की सीटें 0 आई उनके नेतृत्व में। नहीं, लोकसभा में तो प्रधानमंत्री का चेहरा सचिन पायलट थोड़े थे। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में आना चाहिए था। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। ये कुतर्क है। ये बात, इस तर्क में दम नहीं है। ये विषय व्यर्थ है। विषय ये है, तर्क तो यही दिया जाता है। नहीं, वो तो साजिश जब होती है। शकुनी भी तर्क देता था कि साहब दुर्योधन हक पे है। विदुर कहते थे नहीं, पांडव हक में है। कृष्ण कहते थे पांडव हक में है। कृष्ण ने कहा कि पांडव हक में है, इन्हें 5 गांव तो दे दो। लेकिन शकुनी ने कहा धृतराष्ट्र से कि नहीं, 5 गांव भी नहीं देंगे, दुर्योधन का हक मारा जाएगा। तो शकुनी दुर्योधन के साथ था, वो भी कहता था दुर्योधन हक पे। फिर क्या हुआ, महाभारत हुआ, पांडव विजयी हुए। लेकिन आप शकुनी किसको कह रहे हैं और पांडव किसको कह रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। मैंने तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो चर्चाएं हैं उसको कोट किया है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कौन शकुनी है कौन दुर्योधन है। आप धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म पे एक सवाल है कि कुछ कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं है जो धर्म के अगेंस्ट में काम करते हैं, जिससे सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होता है? वो सब पार्टियों में है। बीजेपी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों के विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी में वामपंथी भगवा आतंकवाद का वामपंथ जो है, जो लेफ्ट हैं। कांग्रेस क्या है, ना लेफ्ट है ना राइट है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। पंडित नेहरू से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी में जो आज का दौर चल रहा है उसमें कुछ ऐसे नेता जरूर आ गए जिन्हें धर्म से चिढ़ है। वो धार्मिक नहीं है, नास्तिक टाइप है। उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह जो बार बार बयान देते हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो कभी भगवा आतंकवाद, कभी कुछ अभी पुलवामा पे सवाल, इसको लेके क्या कहना है आपको? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक महापुरुष हैं और वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है, इसका जवाब तो वो स्वयं दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी आरएसएस के और बीजेपी के घोर विरोधी हैं। उनके बयानों से ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को नुकसान हो? उनके बयानों से अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए।
ये आचार्य प्रमोद कृष्णम के सोचने का विषय थोड़ी है। कोई पार्टी फोरम पे इस बात को रखा आपने कि ऐसे बयान दिए जाएं जो? हाँ बिल्कुल रखा। चिंतन शिविर जब उदयपुर का था तो मैंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी अ, हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, हिंदुओं का विरोध करना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हम्म, और बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। ये मैंने आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी और प्रियंका जी और सारा जो पीएसी का जो एक वो था सेशन था उसमें मैंने उठाई थी कि बीजेपी चाहती है कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए और राष्ट्र विरोधी सिद्ध हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो वो अपने ऐसे बयान देते हैं, उनकी हरकतें ऐसी हैं जिससे बीजेपी जो चाहती है वही होता नजर आता है। इससे नुकसान हमारी पार्टी को हो रहा है। अगर हमें बीजेपी से लड़ना है तो राष्ट्र छदम राष्ट्रवाद जो उन्होंने फैला रखा है और ये जो छदम धर्म की बातें करते हैं, धर्म के नाम पे अधर्म करती है भाजपा। हमारा धर्म तो विराटता सिखाता है, संकीर्णता नहीं सिखाता। हमारा धर्म जो सनातन धर्म है वो विशालता की बात करता है, वो संकीर्णता की बात नहीं करता। क्षुद्र नहीं है, हमारा धर्म विराट है, विशाल है, सत्य सनातन धर्म है हमारा। और तो फिर हमारा धर्म जो सिखाता है बीजेपी उसके विरोध में बात करती है, लेकिन धर्म का एक आवरण उनके ऊपर है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी चाहती है वो ही काम कर रहे हैं, है ना। हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ऐसा मैसेज दे देते हैं अपनी बातों से जैसे हम धर्म के विरोधी हैं, जैसे हम राम के विरोधी हैं, जैसे हम गाय के विरोधी हैं। आप पायलट के लिए तो इतनी पैरवी करते हैं, लेकिन जिस तरह से सिंधिया के साथ हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या नहीं लगता है कि बहुत विवश होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी होगी? नहीं नहीं, सिंधिया जी को तो, सिंधिया के साथ तो कोई गलत नहीं हुआ। किसने कहा गलत हुआ? उनको सारे पदों से नवाजा गया। सिंधिया जी तो प्रदेश अध्यक्ष थे नहीं, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। आप कह रहे हैं कि यंग ब्लड आना चाहिए, लेकिन यंग ब्लड आपको नहीं लग रहा है कि आप राजस्थान में आना चाहिए था, मध्य प्रदेश में भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश में भी, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष होते 18 के चुनाव में और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो मैं सिंधिया के साथ भी खड़ा होता। लेकिन मध्य प्रदेश के चेहरे के रूप में वह कमलनाथ जी थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में थे, राजस्थान में सचिन पायलट थे, तीनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, और पंजाब में अमरिंदर सिंह उससे पहले थे। ठीक है, तो सब जगह मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्षों को बनाया गया, सिर्फ सचिन पायलट के साथ ये नाइंसाफी हुई। मैं इसलिए, जिसके साथ नाइंसाफी होती है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ। घर में भी जिसके साथ नाइंसाफी होती है, जिस बच्चे के साथ, तो घर के वरिष्ठ लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उसके हितों की रक्षा करनी चाहिए। जब कमलनाथ सीएम थे तो उनसे कोई सवाल किया गया कि वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए, तो कहे कि उतर जाए ना, कौन रोक रहा है? तो क्या एक नेता के लिए ऐसा कहना ठीक था? कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी जो माधवराव सिंधिया जी थे उनके साथी हैं। तो कमलनाथ जी के लिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चे हैं, बालक की तरह। तो ऐसे ही तो गहलोत के लिए भी सचिन पायलट है, उनके बच्चे की तरह है। हाँ, लेकिन गहलोत जी तो सचिन पायलट को बच्चा नहीं मानते। सचिन पायलट तो गहलोत जी को अपने पिता तुल्य मानते हैं, लेकिन वो तो उन्हें निकम्मा, नकारा, गद्दार कहते हैं। तो अशोक गहलोत जी को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अगर अशोक गहलोत जी आज ये फैसला करना है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, अगर आज ही कह दें कि नहीं, सचिन पायलट के लिए मैं मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री पायलट होगा, तो गहलोत जी इस देश के सबसे बड़े नेता होंगे, क्योंकि ये देश त्यागी तपस्वियों को सम्मान देता है। लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं। करना चाहिए उनको, करना चाहिए। कभी व्यक्तिगत तौर पे मिले आप? हाँ, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, गले लगा लेते हैं जब भी मैं मिलता हूँ। तो बोला कभी आपने? वैसे तो बोलते रहते हैं, कहीं 1 to 1 बोला क्या? कभी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। उन्होंने मुझे कभी चाय पानी पे बुलाया नहीं, हो सकता है वो डरते हो कि साधु को बुलाएंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो अब आते हैं कर्नाटक चुनाव पे। कर्नाटक चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्या चुनाव नतीजे आने वाले हैं? मुझे लगता है वहाँ परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ, लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे। अभी खड़गे जी ने मोदी जी के लिए सांप वगैरह शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उस पर खड़गे जी ने खेद व्यक्त कर दिया है, तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के नेता
सोच के बयान ही नहीं देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और अध्यक्ष जैसे पद पे नहीं, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरह सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गांधी परिवार के लिए करते हैं, वो भी ठीक है क्या? सोनिया गांधी को विश करना कहना ठीक है क्या? राहुल गांधी जी को पप्पू कहना ठीक है क्या? राहुल गांधी जी को मंदबुद्धि कहना ठीक है क्या? गांधी परिवार को गद्दार कहना ठीक है क्या? सोनिया गांधी तो वो महिला हैं जिन्होंने भारत में जब से वो ब्याह के आई हैं, है ना, शादी होने के बाद आई हैं, उनका जब विवाह हुआ उसके बाद से लेके आज तक मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी जी के सिर से पल्लू हटा हो। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कारों को ओढ़ लिया है, जीवन में उतार लिया है। एक मर्यादित बेटी, मर्यादित बहू का और मर्यादित माँ का रोल अदा किया है। तो सोनिया गांधी के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है वो भी गलत है। प्रधानमंत्री जी के लिए जो किया जाता है मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। दोनों गलत है। राजनीति में व्यक्तिगत शत्रुता की और इस तरह की भाषा की गुंजाइश नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन दो चेहरों में से अगर आपको पसंद करना हो तो किसे करेंगे? दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ गलतियां दोनों ने की। जैसे? अब वो एक लंबा विषय है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता हैं, लेकिन एक संत हैं, योगी हैं, साधु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह का उत्तर प्रदेश का माहौल है वो एक नेता के लिए ठीक हो सकता है, एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन प्रदेश के लिए ठीक नहीं, प्रदेश के लिए, देश के लिए ठीक नहीं। लेकिन वहाँ की पब्लिक तो कह रही कानून व्यवस्था ठीक चल रहा है, इससे हो गया है चीज़ें। कानून व्यवस्था कहाँ ठीक चल रहा है? कानून व्यवस्था ठीक होता तो उमेश पाल का मर्डर होता, बेखौफ होकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, 2 हमारे पुलिस के गनर शहीद हुए। अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो कस्टडी में अतीक का मर्डर हुआ। जो शरणागत है, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, उसको बदमाशों ने मार दिया। बेखौफ बदमाश थे। तो कानून व्यवस्था ठीक उसको कहेंगे जब बदमाशों पर खौफ हो, हमला ना हो। अगर उमेश पाल की हत्या हुई तो वो बदमाशों के बेखौफ होने का सबूत है। किस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, तो कानून व्यवस्था का डर कहाँ रहा? लेकिन एक्शन तो हुआ ना उसके बाद। क्या एक्शन हुआ? तत्कालिक किसका एक्शन हुआ? कौन सा एक्शन हुआ? अतीक की और अशरफ की जो हत्या है वो पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की अभिरक्षा में हत्या है। तो इसका मतलब है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। ये कौन सा विषय है? ये कौन सी कानून व्यवस्था जो पुलिस की सुरक्षा के भीतर ताबड़तोड़ बदमाश गोली चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है? अपराधी बेखौफ, गुंडे बेखौफ है, माफिया बेखौफ है। आप एक माफिया खत्म हुआ, दूसरा माफिया पैदा हो गया। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? लेकिन ये माफिया तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से तो और पॉलिटिकल संरक्षण उन्हें मिलता रहा है। क्या आप इसमें तो क्या कहना है? माफियाओं को पॉलिटिकल संरक्षण तो सरकारें देती आई हैं, इसमें क्या कहना है? तो स्पष्ट है, माफिया सरकार की, पुलिस की सहमति से ही तो पनपते हैं। लेकिन सवाल है कि एक सरकार आती है, वो अपनी पसंद का माफिया ताकतवर बना देती है, दूसरी सरकार आती है तो वो दूसरे प्रकार का बना देती है। लेकिन माफिया कहाँ खत्म हुआ? माफिया का नाम बदला, माफिया का चेहरा बदला, लेकिन माफिया राज तो रहा। उमेश पाल की हत्या एक माफिया का उदाहरण है, अतीक अहमद की हत्या दूसरे माफिया का उदाहरण है। लेकिन सरकार चाह रही थी ना कि एक तरह से माफिया पूरी तरह खत्म हो, लगातार जो बदमाश है उनके इनकाउंटर कर रही है, या फिर जो उनको अदालतों में ताकतवर तरीके से पैरवी कर रही है, उसके बाद भी आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ, जो हकीकत है। क्या उमेश पाल की हत्या नहीं हुई? तो उमेश पाल की हत्या, जिस व्यक्ति के ऊपर 2 पुलिस की सिक्योरिटी के गार्ड हैं, उसको भी साथ में मार दिया जाता है, उनको भी ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, दिन दहाड़े अटैक होता। तो इसका मतलब है अपराधियों के हौसले पस्त नहीं है, बुलंद है, नंबर 1। नंबर 2, अतीक अहमद, अशरफ 21-22 पुलिस वालों की सुरक्षा में है, उनको मार दिया जाता है। इसका मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद है। तो माफिया कहाँ खत्म हुआ? कानून व्यवस्था क्या इसको कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है सपा का अब आने वाले समय में क्या राजनीतिक भविष्य है? समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी को नहीं हरा सकती। जब समाजवादी पार्टी और भाजपा का चुनाव होता है तो वो धर्म के आधार पर विभाजन हो जाता है, हिंदुओं का पोलराइजेशन हो जाता है, क्योंकि हिंदुओं के मन में ये बात है
कि समाजवादी पार्टी एंटी हिंदू पार्टी हो गई है। तो निकट भविष्य में आपको क्या लगता है कि 2 4 10 साल भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी क्या कह सकते हैं, सब अनुमान है। 2024 में भविष्य की बात भविष्य में करेंगे। 2024 में मैंने फिर कहा 2024 में देश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है अगर संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार प्रधानमंत्री के पद पर प्रियंका गांधी हो तो, अन्यथा नहीं हो सकता। अन्यथा मोदी की वापसी तय है। अब उसको जो भी आप समझें। थैंक यू, आपने एबीपी से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। प्रेम जी, आपने बड़े तीखे सवाल किए, बड़े हंस हंस के, मुस्कुरा करके, और लेकिन सवाल आपके गंभीर थे और मैंने कोशिश की कि मैं उनका जवाब ईमानदारी से और सच्चाई के साथ दूं।